Hey guys, I'm Divakar Raj from Bihar Ship Nalanda. Welcome to my YouTube channel. हम देखेंगे आज 12th के बायोलॉजी के बारे में, है ना। 12th बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो 12th के बायोलॉजी में टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा जेनेटिक्स होता है, तीसरा आपका ह्यूमन वेलफेयर होता है, चौथा आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है एंड फिफ्थ जो आपका यूनिट होता है वो इकोलॉजी होता है। क्लियर। तो आज हम पहला यूनिट की ही बात कर रहे हैं। पहला यूनिट के हम पहला चैप्टर देख रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला यूनिट का हम पहला चैप्टर देख रहे हैं बाबू, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन। आप जानते होंगे लाइफ स्पैन दैट मीन जीवन काल, हिंदी में इसे जीवन काल बोलते हैं। लाइफ स्पैन क्या है? तो हम कहते हैं लाइफ स्पैन के कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के बीच की जो पीरियड होती है, अवधि होती है, उसे ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं। कहा जाता है किसी भी जीव के नेचुरल जो आपका डेथ होता है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन कहलाता है ना। क्योंकि डेथ तो ऐसे भी होती है, डेथ तो अचानक भी हो जाती है, नहीं तो एक्चुअल में अगर इसका डेफिनेशन देना है तो जन्म से नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है वो हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अगर बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है ना। सदैव हम आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का दिखा रहे हैं लाइफ स्पैन, है ना। मे फ्लाई की बात की जाए, वन डे, हाउस फ्लाई आपका 76 डेज, बटरफ्लाई 7 to 15 डेज, पैरोट 140। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और उनका लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है। देखिए बात करते हैं हम इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिन तक वायबल रहने वाला ऑर्गेनिज्म वो एक प्लांट है, ट्री है ना। बोलते हैं जिसे लैरिएट ट्राइडेंटा, जो कि 11,300 ईयर्स वायबल होता है ना। सबसे ज्यादा दिन तक वायबल रहने वाला ऑर्गेनिज्म है आपका ये, ठीक है, 11,300 ईयर्स है। तो ये आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, वो रिप्रोडक्शन। हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा कि रिप्रोडक्शन क्या है। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो कहते हैं रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इस क्रिया को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो टर्म है कि अपने ही जैसे, तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इस क्रिया को हम रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बस सम पब्लिकेशंस के बुक में आपको मिलेगा कि रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ओके, वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यहीं भी ऐड कर लिया जाएगा। बट कुछ पब्लिकेशन क्या करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ऐड कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेनली 2 प्रकार के ही होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो कहा जाता है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के गैमिट्स का निर्माण नहीं होता है। किसी भी प्रकार के गैमिट्स का निर्माण नहीं होता है। अगर पूछा जाए गैमिट्स क्या है ना, सवाल आती है कि गैमिट्स क्या है, तो कहते हैं कि दिस इज द ब्रिज ऑफ 2 जनरेशंस। 2 जनरेशंस के बीच का ये ब्रिज है गैमिट्स। ओके, हम डीपली देखेंगे गैमिट्स क्या है आगे, है ना। तो इसमें गैमिट्स का निर्माण नहीं होता। अगर बात करें बाबू तो हम बोलते हैं कि गैमिट्स का निर्माण नहीं होता। तो अगर गैमिट का निर्माण ही नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन एंड अदर प्रोसेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्लियर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार के कोई गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। जबकि दूसरे अगर पॉइंट की हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मुख्यतः लोअर ऑर्गेनिज्म में होने वाला रिप्रोडक्शन है। लोअर ऑर्गेनिज्म में होने वाला जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। जबकि बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट शामिल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स शामिल होते हैं।
क्लियर, इसमें मेल और फीमेल वाली कोई कंडीशन नहीं कॉज होती है। कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्यतः जो होने वाला डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, जो डिवीजन होता है, वो एमाइटोसिस तथा माइटोसिस होता है। आप 11th में सेल डिवीजन पढ़े होंगे, 3 टाइप, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो एसेक्सुअल की बात की जाए तो एसेक्सुअल में मुख्यतः एमाइटोसिस तथा माइटोसिस ही होता है। क्लियर, मियोसिस सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी नहीं होता है। कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, और वैसे ऑफस्प्रिंग्स जो जेनेटिकली तौर पे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लियर, कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेट होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में फास्ट होता है। दैट मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा तेजी से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। क्लियर, तो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ज्यादा फास्ट होता है। हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए बाबू, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो देखिए हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुख्यतः हम बांट देते हैं 5 भागों में, है ना। पहला फ्यूजन, वर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पुनः 2 भाग में विभाजित किया गया, नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, जब नेचुरल मेथड की अगर हम बात करें तो नेचुरल मेथड को पुनः 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स। आर्टिफिशियल मेथड्स को भी हम पुनः विभाजित करते हैं, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, है ना। ये सब होता है आपके टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम बारी बारी से टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं ना। हम पहला देखते हैं फिजन। फिजन को हिंदी में हम खंडन कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि ऑर्गेनिज्म में होता है ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, देखिए ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा, लिखा था बाबू अमीबा है, पढ़ते हैं हम अमीबा। अमीबा को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक नेम। ठीक है, कहते हैं अमीबा की बात करते तो आप देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले मैंने जो फिगर बनाया है वो छोटा बनाया है, इसके बाद वाला बड़ा बनाया। ठीक है, तो इसका कहने का एक्चुअल मतलब इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ भी है, इस प्रकार के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सर्वप्रथम पेरेंट के जो वॉल्यूम होती है, पेरेंट के वॉल्यूम में वृद्धि होती है ना। तो देखिए पेरेंट के वॉल्यूम में मैंने वृद्धि कर दिया। ठीक है, लिखा हुआ इसके पश्चात अपोजिट वॉल के मध्य में कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब संकुचित, धंसा हुआ स्थान, है ना। तो देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन का निर्माण, अपोजिट वॉल के मध्य में कॉन्स्ट्रिक्शन का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात ये कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे वृद्धि करता है, साथ ही साथ इसके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो 2 भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होने लगते हैं, है ना। फाइनली क्या होता है, साथ ही साथ फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो जाता है और इसके पश्चात एक अमीबा, इस प्रकार एक अमीबा विभाजित होकर 2 नए अमीबा यानी कि 2 इक्वल डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, है ना। इससे ही हम लोग फ्यूजन करते हैं। और यदि यहाँ पे कंडीशन एक ऐड होता है ये कि यदि एक अमीबा डिवाइड कर 2 नए अमीबा का निर्माण करता है ना, देन दिस प्रोसेस नोन एज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इसे हम करते हैं। बाइनरी इसलिए बोला बाबू क्योंकि आप जानते हैं कि बाई का मतलब होता है क्या, 2। तो एक अमीबा अगर विभाजित कर 2 नए अमीबा का निर्माण करता है तब इसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। दूसरा कंडीशन इसी में अटैच है, जबकि आप प्लाज्मोडियम का नाम जानते होंगे, मलेरियल पैरासाइट का नाम जानते हैं। मलेरियल पैरासाइट डिवाइड करके अनेक इक्वल डॉटर सेल का निर्माण करता है तो इसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। जैसे मलेरियल पैरासाइट डिवाइड किया और अनेक
डॉटर सेल का निर्माण किया, तब इसे हम क्या बोलेंगे, वो मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। बिकॉज मल्टीपल का मतलब ही होता है अनेक। तो एक डॉटर सेल अगर डिवाइड करके अनेक डॉटर सेल का निर्माण करते हैं तब इसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। यदि एक डॉटर सेल विभाजित करके दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं तब इसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकेंड, बडिंग, है ना। बडिंग को हिंदी में हम मुकुलन कहते हैं। पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये हम फिगर में एक हाइड्रा को दिखाए हैं, ठीक है। कहते हैं कि इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि ऑर्गेनिज्म में होता है। क्लियर। यहाँ फिगर में देखिए, इसमें सर्वप्रथम पेरेंट बॉडी के वॉल्यूम में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कहते हैं इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वप्रथम पेरेंट का जो बॉडी होता है उसके वॉल्यूम में वृद्धि होती है ना। साथ ही साथ ऐसे जीवों के बॉडी पे एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। कैसा स्ट्रक्चर का होता है, वर्ड लाइक। वर्ड का मतलब होता है मुकुल, हिंदी में बोलते हैं एक मुकुल नुमा संरचना का निर्माण होता है। क्लियर। तो एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। कहते हैं तथा ये वर्ड लाइक स्ट्रक्चर पेरेंट बॉडी में ही धीरे धीरे क्या होता है कि वृद्धि करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है तथा इसके शीर्ष भाग से टेंटाकल्स निकल आते हैं। शीर्ष भाग से क्या निकल आते हैं बाबू, टेंटाकल्स निकल आते हैं। क्लियर। कहते हैं अंततः क्या होता है कि यह इसके पश्चात यह पेरेंट बॉडी से अलग होता है तब पुनः वृद्धि करने लगता है। ये देखिए पेरेंट बॉडी से अलग हुआ तब पुनः वृद्धि करता है तथा एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण कर देता है ना। तो चूंकि इसमें एक नए जीव का निर्माण वर्ड लाइक स्ट्रक्चर से हुआ अतः इसे हम वर्डिंग कहते हैं। चूंकि इसमें एक नए हाइड्रा का निर्माण वर्ड लाइक स्ट्रक्चर से हुआ अतः इसे वर्डिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को वर्डिंग कहा जाता है। इसमें किसी एक ही स्थान पे क्या होता है कि कॉन्स्ट्रक्शन का निर्माण होते जाता है, जिससे कॉन्स्ट्रक्शन के चेन का निर्माण हो जाता है और उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये है आपका वर्डिंग। आइए अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन क्या है, कहते हैं फ्रेगमेंटेशन बड़ा ही सिंपल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मुख्यतः वंश में होता है, जैसे आप नाम सुनेंगे राउंड वंश, फ्लैट वंश या सचक्रमी जिसको बोलते हैं। क्लियर। कहते हैं कि इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक निश्चित टाइम के पश्चात जब वो प्यूबर्टी में चले जाते हैं जी, दैट मीन्स कि वो एबल टू रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पेरेंट का जो बॉडी होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। कहते हैं एक निश्चित टाइम बाद, एक निश्चित अवधि पश्चात क्या होता है कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में सर्वाइव करता है। क्लियर। तो कहते हैं कि इस प्रकार एक निश्चित टाइम बाद क्या हुआ, पेरेंट दो भागों में बट गया और प्रत्येक भाग एक निश्चित, इस प्रकार दो जीव का निर्माण हो जाता है। यदि यह प्रक्रिया, यहाँ पे कंडीशन होता है बाबू की, यदि यह प्रक्रिया नेचर में, प्रकृति में स्वतः होती है, मतलब स्वतः प्यूबर्टी के बाद एबल टू रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद स्वतः दो भाग में बट गए और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में जीवन जीने लगा, है ना, यानी एक नए दो नए जीव का निर्माण हो गया, तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि यदि यह प्रक्रिया नेचर में स्वतः होती है, खुद से होती है, तब इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर। जबकि यहाँ पे दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिएगा, जबकि यह सेम प्रोसेस किसी इंजुरी की वजह से होती है, इंजुरी का मतलब चोट या आघात, इंजुरी की वजह से होती है, तब इसे फ्रेगमेंटेशन नहीं रीजनरेशन कहते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है बाबू कि जैसे एक बात आप समझिए, समझा रहे, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, समझ जाइए ऑर्गेनिज्म एबल टू रिप्रोडक्शन है, दैट मींस रिप्रोडक्शन के लायक हो चुका है, यह प्रजनन कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इतने अभी इसका बॉडी स्वतः दो भागों में विभक्त नहीं हुआ। क्लियर। तो कहते हैं कि इतने में ही क्या होता है, इसी पॉसिबिलिटी बनती है, चांस तो बनती है ना कि किसी भी इंजुरी करने का मतलब बाद में, मतलब ऊपर से कोई ईंट गिर गया जमीन पे, ऊपर से कोई ईंट गिरने की वजह से दो भाग में कट गया, विभक्त हो गया, तब ये प्रत्येक भाग क्या हो गया, एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। इसीलिए ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि यह प्रक्रिया नेचर में स्वतः होती
होती है, खुद ब खुद होती है, तब इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और जबकि यह प्रक्रिया किसी इंजुरी, चोट या आघात की वजह से होती है, तब इसे रीजेनरेशन कहते हैं। री का मतलब भी होता है बाबू दोबारा जनरेशन, हिंदी में इसे पुनर्जनन भी कहते हैं, है ना, दोबारा इसका जन्म हुआ बोल सकते हैं ऐसे। क्लियर, ये है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये हुआ आपका फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके।